स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कई एक्सपर्ट्स के द्वारा लंबे समय से अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत के अंदर जो क्वार्टर 4 है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर 4 है, इसका मतलब ये हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च इस साल का, इसको हम क्वार्टर 4 कहेंगे। तो इसमें भारत का जो करंट अकाउंट है ये सरप्लस हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन फाइनली ये तय हो गया है कि भारत का क्वार्टर 4 में करंट अकाउंट सरप्लस गया है। देखिए, अक्सर आप सुनते होंगे, जब पढ़ते होंगे तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पढ़ते होंगे, कैड। तो ये ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि भारत में हमें आदत है डेफिसिट देखने को ही, मतलब हमारा जो पैसा है, जो डॉलर्स है, वो भारत के बाहर जाता है। क्योंकि आपको पता ही है भारत कई सारे गुड्स का आयात करता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम लगातार बाहर से मंगाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें वो पैसे पे करने होते हैं। तो इसलिए हमारा करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहा है। लेकिन कई वर्षों के बाद आप देख सकते हो बताया ये जा रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ, क्या कारण था, साथ ही साथ आगे क्या हो सकता है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो नया बैच है दोस्तों, अलग अलग लैंग्वेजेस में, ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ इस समय सेल है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में, वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले यहाँ पर जब हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये क्या होता है वो समझ लीजिए, ताकि एकदम आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेसिकली क्या है ना, कि जो ट्रांजैक्शंस होता है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होता है, तो जैसे कई बार आपने देखा होगा भारत के अंदर पैसा आता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के अंदर पैसा डालते हैं, तो इस केस में क्या होगा, भारत में डॉलर्स आएगा। वैसे ही मान लो अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, तो भारत से जो डॉलर है वो क्या है, बाहर जाएगा। तो वो जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। अब इसको दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। पहले मैं बात कर लेता हूं कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि हम डिटेल में चर्चा करेंगे ये करंट अकाउंट। देखो, कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने FDI के बारे में सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ये लोग जो पैसा डालते हैं तो वो सब कुछ आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा अगर हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से या फिर, तो वो सारी चीजें भी इसी के अंदर एक तरह से आती हैं। तो ज्यादातर क्या होता है ना, कि अभी क्या है, भारत डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है ग्रो करने की। तो इसलिए क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा इस समय भारत के अंदर डालते हैं बजाय निकालने के। और इसीलिए अक्सर आप देखोगे जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो आपको हमेशा पॉजिटिव में ही देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है बहुत सारा पैसा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो इसमें जितने भी ट्रेडिंग होती है ना, जैसे चाहे गुड्स की ट्रेडिंग हो गई या फिर सर्विसेज की ट्रेडिंग हो गई, वो सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट के अंदर आते हैं। अब इसको भी दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक है विजिबल आइटम और दूसरा है इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम में बेसिकली जितने भी मर्चेंडाइज, जो गुड्स होता है, चाहे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, मतलब वो सारी चीजें जो हम देख सकते हैं, जो गुड्स होता है ना, चाहे पेपर, कॉपी, पेन, कुछ भी हो, ठीक है, अगर उसका ट्रेड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भारत भी कई सारे जो गुड्स है वो बाहर भेजता है, विदेश में भेजता है, लेकिन बहुत सारे गुड्स को हम मंगाते भी हैं, इंपोर्ट भी कराते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि इस समय अगर हम सिचुएशन देखें भारत की, तो भारत बहुत सारी चीज़ें मंगाता है रैदर देन एक्सपोर्ट। और भारत की समस्या यही रही है, हम भारत में अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमें मैन्युफैक्चरिंग बैठाना है, ताकि हम भारत के लिए तो बनाएं लेकिन साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट करें। अभी क्या है, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। आपने मोबाइल के बारे में सुना होगा, भारत के अंदर मोबाइल बनने लगे हैं तो उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गाड़ियां हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपका इसके अंदर आता है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको इसके अंदर डेफिसिट ही देखने को मिलता है, और इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब मान लो अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रहा तो इसको हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, अगर ये नेगेटिव रहा तो हम इसको अनफेवरेबल कहेंगे। नेगेटिव कब होगा, जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि हमने 100 रुपए का जो इंपोर्ट है वो किया, भारत ने 100 रुपए का इंपोर्ट बाहर से किया, ठीक है, लेकिन हमने एक्सपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट किया सिर्फ 60 रुपीज का, मतलब हमारा डेफिसिट रहा ना, हमने एक्सपोर्ट कम किया तो हमारा डेफिसिट कितना रहा, 40 रुपए रहा।
मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये हमेशा हमारा डेफिसिट रहता है। लेकिन जो इनविजिबल आइटम है, इनविजिबल में बेसिकली सर्विसेज आता है। अब आपको पता ही है भारत दुनिया का आईटी हब माना जाता है। जो आईटी एक्सपोर्ट है हम वो करते हैं, जो जैसे इन्फोसिस हो गया, आपके जितने टीसीएस, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं भारत एक्सपोर्ट करता है, हम बाहर भेजते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हमारा जो सर्विसेज है वो पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर केस में, अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि हमारा जो ट्रेड है गुड्स में वो नेगेटिव रहा, मान लो 20 रुपीज़ नेगेटिव रहा। ठीक है, वहीं सर्विसेज में हमारा ये 10 रुपये पॉजिटिव रहा। तो ओवरऑल हमारा डेफिसिट कितना रहा, -10 का रहा। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये जो -10 है ये बन गया करंट अकाउंट डेफिसिट। अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या है। बेसिकली क्या है कि कई वर्षों के बाद भारत का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट की बजाय, ये डेफिसिट की बजाय ये पॉजिटिव हुआ है। कितना, $5.7 बिलियन। मतलब $5.7 बिलियन भारत के अंदर एक्स्ट्रा आया है। और ये कब हुआ है, ये हुआ है 4th क्वार्टर ऑफ 2024 फिस्कल ईयर। 2024 फिस्कल ईयर का मतलब 2023-2024। ठीक है, मतलब आपको पता ही है ना, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो इसका मतलब Q4 कौन सा होगा, ये होगा जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 का। ये 3 महीने के क्वार्टर में $5.7 बिलियन भारत के अंदर आया, विच इज 0.6% ऑफ आवर जीडीपी। अब मैं आपको इसको कंपेयर करके बताता हूं। अगर आप देखोगे पिछला वाला Q3 अगर आप देखिए तो हमारा जो करंट अकाउंट था वो डेफिसिट था। कितना, $8.7 बिलियन। मतलब $8.7 बिलियन भारत से बाहर गया था। अगेन इस मैप में आप और अच्छे से समझ पाओगे ग्राफ के अंदर। ये आप देख सकते हो Q4 की हम बात कर रहे हैं, ये सरप्लस गया, ऊपर की तरफ गया है। और वहीं पिछला वाला जो Q3 है ये कितना गया था, ये नेगेटिव में गया था। कितना, $8.7 बिलियन। लेकिन सही चीज क्या होता है कि हमें पिछले वाले साल के Q4 से कंपेयर करना चाहिए। तो पिछले वाला जो Q4 अगर आप देखोगे यहां पर, ये हमारा था कितना, $1.3 बिलियन का डेफिसिट। तो अगेन ये डेफिसिट में था। तो ये आपको हमेशा रेड में ही देखने को मिलता है। तो काफी समय के बाद क्या हुआ है कि ये आपका पॉजिटिव हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम ये जब पॉजिटिव हुआ था वो कोविड के दौरान हुआ था। अगेन इसमें आप देखिए कई, मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ पाओगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ये 0 के ऊपर हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। अब पिछली बार अगर आप सरप्लस देखोगे तो ये हुआ था कोविड के दौरान। लेकिन क्या है ना, वो कोविड का समय था, कोविड में बहुत सारे इश्यूज थे। कहने का मतलब क्या था कि हम इंपोर्ट वगैरह ज्यादा करा नहीं पा रहे थे। अब जैसे क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, भारत में ट्रांसपोर्टेशन उतना हो नहीं रहा था, तो क्रूड ऑयल हम बड़ी मात्रा में मंगा नहीं रहे थे। तो वो सब कारण है जिसकी वजह से कोविड के समय ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव चला गया था। लेकिन वो सही चीज नहीं है। अगर आप एक्चुअल में देखो, लास्ट टाइम जब पॉजिटिव हुआ था वो हुआ था 2009 में। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक्चुअल मायने में पॉजिटिव था। और तब से लेकर अब जाकर, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 15 साल के बाद ये हमारा पॉजिटिव में गया। मैं बस कोविड वाला समय को नहीं गिन रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कारण बताया कि कोविड वाला बहुत अनयूजुअल टाइम था, वहां पर हम उसको एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं कह सकते, सरप्लस नहीं कह सकते। लेकिन अब ये जो सरप्लस हुआ है ये एक अच्छी चीज है कि भारत का करंट अकाउंट काफी समय के बाद सरप्लस में चला गया है। खैर, अगर हम इसको फुल ईयर परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये क्या था, ये Q4 का था। अगर मैं पूरे साल का बताऊं, मतलब Q1 से लेकर Q2, Q3 और Q4, अगर हम पूरे साल का परफॉर्मेंस देखें तो ये भी काफी बेटर हुआ है। देखो ये डेफिसिट में तो रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। पूरे साल भर का अगर आप देखोगे कितना डेफिसिट रहा है, ये हुआ है $23.2 बिलियन, विच इज 0.7% ऑफ आवर जीडीपी। अब इसको अगर आप कंपेयर करो उसके पिछले वाले साल से, 2022-23 वाले साल से कंपेयर करो, तब हमारा जो पूरा फुल ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $67 बिलियन था। मतलब ये काफी सारा पैसा हमारा बाहर गया था। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ना यहां पर $23.2 बिलियन ये हमारा डेफिसिट गया है। लगभग इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें लास्ट टाइम 2016-17 में देखने को मिला था करंट अकाउंट का। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि Q4 में ये जो सरप्लस हुआ है हमारा करंट अकाउंट, ये किस वजह से हुआ है। देखो यहां पर आपको समझना है कि ये क्यों होगा। क्योंकि एक तो मैंने आपको क्या बोला, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये जो ट्रेड वाला है, ये हमेशा से बहुत नेगेटिव रहता है। लेकिन क्या हुआ है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हमारा जो
मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले साल अगर आप देखोगे ये पहुंच गया था $70 बिलियन के आसपास, लेकिन इस बार क्वार्टर 4 में अगर आप देखोगे तो ये हुआ है $50 बिलियन। तो एक्चुअल में ये कम हुआ है। जो डेफिसिट है वो तो है ही है, लेकिन ये कम हुआ है। फिर दूसरी बात क्या है कि यहां पर जो सरप्लस है वो हमारा सर्विसेज में और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब यहां पर डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ विजिबल आइटम में, और सरप्लस वाले में जो सर्विसेज में जो सरप्लस है वो हमारा और बेटर हुआ है। मैं आपको बताता हूं कितना। सर्विसेज में अगर आप देखोगे पिछली बार, मतलब पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें तो ये $39 बिलियन का, एक साल पहले $39 बिलियन का पॉजिटिव था सर्विसेज में, लेकिन इस बार पॉजिटिव हुआ है $42.7 बिलियन का। आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिरकार करंट अकाउंट हमारा ये सरप्लस होने का इस बार कारण यह है कि इस बार हमारा सर्विसेज में सरप्लस कुछ ज्यादा ही हो गया और यहां पर जो डेफिसिट है वो हमारा कम हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो इसी की वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या, आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्वार्टर 4 में तो हम सरप्लस में चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले समय में भी हम सरप्लस में रहेंगे। ये वापस से नेगेटिव में जाएगा ही जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो मैनेजेबल होगा। लगभग आप कह सकते हैं 1 से 1% ऑफ जीडीपी के आसपास होने वाला है। और देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये अज्यूम किया जा रहा है कि क्रूड ऑयल वगैरह $85 पर बैरल के आसपास रहेगा। अगर मान लो अचानक से कोई टेंशन बढ़ जाती है और क्रूड ऑयल $100 पर बैरल चला जाता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अगेन सिचुएशन क्या है। फिर इसके अलावा और भी कई चीजें, अभी रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था कि भारत का जो सरकारी बॉन्ड है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, उसको जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से काफी सारा इन्वेस्टर जो है अपना पैसा भारत में डालेंगे। तो वो मैनेज हम कर सकते हैं क्योंकि भारत में कैपिटल अकाउंट में जो मैंने आपको बताया था वहां से पैसा भारत के अंदर लगातार आ रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा जाने से पहले लास्ट में कुछ और भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है, देखो यहां पर जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, जो डेफिसिट मैंने आपको बताया, ये अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, अभी 1 अप्रैल 2024 से नया वाला फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है, जिसको हम कहेंगे 2025 का फाइनेंशियल ईयर। तो उसमें वापस से अप्रैल और मई के महीने में हमारा जो डेफिसिट है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, ये काफी ऊपर चला गया है। और साथ ही साथ ग्लोबली अगर हम बात करें, जो सर्विसेज में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट वगैरह थोड़ा सा हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगेन प्रॉब्लम यही है कि वापस से हमारा जो करंट अकाउंट है वो इस वित्तीय वर्ष में नेगेटिव में चला जाएगा, अलग अलग क्वार्टर्स में। खैर, जो भी अब देखना होगा कि भारत सरकार इसको कैसे आगे चलकर मैनेज करती है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO, ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। क्या ये मनी मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट फंड या फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली 2025 के लिए, तो ये जो बैच है दोस्तों, डोंट मिस इट। एंड सबसे कम दाम पर आप इसको ले पाओगे बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।